ई क्लास में आप सबका स्वागत है। आज का मेरा विषय है स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स को समझाने से पहले जैसे कि हम लोगों ने पहले ही सांख्यिकी की परिभाषाओं का अध्ययन कर लिया है, एकवचन और बहुवचन के रूप में। इसी तरह से आंकड़े क्या होते हैं इनका अध्ययन भी हमने कर लिया है। आज हम स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे, सांख्यिकी का क्षेत्र। तो सांख्यिकी के क्षेत्र को हम 3 भागों में बांटते हैं। नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी की प्रकृति, और दूसरा है सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तीसरा लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सीमाएं। पहले में प्रकृति, दूसरे में विषय वस्तु, तीसरे में लिमिटेशन। इन विषयों का हम लोग अध्ययन करेंगे। इन विषयों का अध्ययन करने से पहले मैं पहले विषय को ले लेता हूँ, नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स में हमने ये जानना है कि ये सांख्यिकी कला है अथवा विज्ञान है। किसी विषय का कला होना या विज्ञान होना को जानने से पहले हमें विज्ञान क्या होता है इस बारे में जान लेना आवश्यक है। विज्ञान से हमारा अभिप्राय होता है किसी विषय का क्रमागत, सिस्टेमैटिक और cause and relation and scientific study of a subject, जिसमें हम किसी विषय को क्रमागत अध्ययन करते हैं, उसके कारण परिणाम संबंध को ज्ञात करते हैं और हम लोग उन तथ्यों को सिद्ध कर सकते हैं। इस आधार पर हम किसी विषय को विज्ञान मानते हैं। तो सेम वे हम सांख्यिकी में यहाँ आंकड़ों का अध्ययन हम लोग वैज्ञानिक ढंग से इकट्ठा करते हैं उनको, और उनकी सिस्टेमैटिक एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ डाटा इसको हम करते हैं, अर्थात वैज्ञानिक ढंग से और क्रमागत ढंग से हम इसका अध्ययन करते हैं आंकड़ों का। तो इस हिसाब से जो सांख्यिकी है उसको हम विज्ञान कहते हैं, क्योंकि जब हम लोगों ने सपोज की जनगणना संबंधी आंकड़े इकट्ठे करने होते हैं तो हमने एक सिस्टेमैटिक मैनर में हम किसी विधि का प्रयोग करते हैं, जैसे कि हमारे देश में सेंसस विधि का प्रयोग किया जाता है। फिर उनको वैज्ञानिक ढंग से इकट्ठा किया जाता है। दूसरा जो विषय है कि सांख्यिकी क्या कला है, तो कला का अर्थ यह होता है कि किसी विषय का ज्ञान को हम जब व्यवहारिक रूप में प्रयोग करते हैं तो उसको हम कला कहते हैं। तो इस लिहाज से हम लोग सांख्यिकी को कला मानते हैं, क्योंकि सांख्यिकी जो वास्तविक जीवन की समस्याएं होती हैं उनको हल करता है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा भी है कि सोल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। तो आंकड़ों के हिसाब से जैसे कि हमारे देश में जो भी जनगणना की जाती है, तो जनगणना के माध्यम से हम ये जानते हैं कि जैसे सपोज कि इतने प्रतिशत गरीबी है, तो उस गरीबी को दूर करने के लिए हम लोग क्या कदम उठाएंगे,
तो ये सांख्यिकी के माध्यम से संभव है। जब आंकड़े मिलते हैं तो उन आंकड़ों के आधार पर हम आगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इस हिसाब से हम सांख्यिकी को कला मानते हैं। तो निष्कर्ष यह निकलता है कि सांख्यिकी विज्ञान और कला दोनों ही हैं। अगला विषय है मेरा सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स का मतलब है कि सांख्यिकी की विषय वस्तु। तो सांख्यिकी की विषय वस्तु के अध्ययन को हम दो भागों में बांटते हैं। या तो हम लोग डेस्क्रिप्टिव विवरणात्मक अध्ययन करते हैं, या तो हम लोग इन्फेरेंशियल निष्कर्षात्मक अध्ययन करते हैं। तो जैसे यहाँ डिस्क्रिप्टिव स्टडी मैं पहले ये लेता हूँ। तो डिस्क्रिप्टिव स्टडी या विवरणात्मक अध्ययन में हम लोग जब आंकड़ों को या तो संकलन करते हैं, या तो हम प्रस्तुतिकरण करते हैं, या तो आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं। तो आंकड़ों को हम विभिन्न मेथडों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, जैसे मीन, मीडियन, मोड, इसी तरह से स्टैंडर्ड मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोरिलेशन। तो इन विषयों का हम लोग बाद में अध्ययन करेंगे। तो इस हिसाब से सांख्यिकी को हम लोग जब ऐसे अध्ययन करते हैं तो इसको हम विवरणात्मक अध्ययन कहते हैं। और दूसरा विषय आता है इन्फेरेंशियल। तो इन्फेरेंशियल के आधार पर जब हम आंकड़ों को या तो सैंपल मेथड द्वारा या सेंसस मेथड द्वारा इकट्ठा करते हैं। सैंपल मेथड यानी कि प्रतिदर्श वहाँ लिया जाता है जहाँ अनुसंधान का क्षेत्र बहुत ज़्यादा विस्तृत हो, तो वहाँ सैंपल विधि का प्रयोग किया जाता है। जहाँ जाना संभव ना हो या गणना करना संभव ना हो। इसी तरह से सेंसस मेथड का प्रयोग ज़्यादातर वहाँ किया जाता है जहाँ अनुसंधान का क्षेत्र छोटा हो और अधिक शुद्धता की आवश्यकता हो। सैंपल और सेंसस मेथड के आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं। तो इस अध्ययन को हम निष्कर्षात्मक अध्ययन कहते हैं। और इन विषयों को हम लोग बड़े डिटेल में लेटर ऑन स्टडी करेंगे। अभी मैं अगला विषय लेता हूँ। नेक्स्ट जो मेरा विषय है वो है लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी की सीमाएं। सांख्यिकी की सीमाओं का सांख्यिकी की सीमाओं का में हम पहला जो हमारा पॉइंट है, जिससे पॉइंट से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि सीमाओं का मतलब होता है कि इस सीमा के बाहर ये विषय काम नहीं करता है या इसकी ये सीमा है। जैसे कि नदी की एक सीमा है कि वो अपने किनारों के बाहर ज़्यादातर नहीं जा सकती। जैसे कि स्कूल के अंदर जब बच्चे सपोज आ जाते हैं, क्लास में बैठे हैं, तो बिना टीचर से पूछकर वो बाहर नहीं जा सकते या स्कूल में रहना पड़ेगा जितना टाइम है उसी तरह से इस विषय में सांख्यिकी की भी कुछ सीमाएं हैं, या ये सीमाएं हैं जिनके आधार पर हम तो सांख्यिकी की पहली सीमा है स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली। तो यहाँ हम सिर्फ उन विषयों का अध्ययन कर सकते हैं
जिनकी हम गणना कर सकते हैं। अब जैसे गुण, अवगुण, जो किसी प्रकार की भी जो क्वालिटी है, ईमानदारी मैंने जैसे पहले बताया, या कोई व्यवहार ह्यूमन बीइंग का, लालच आ गया, करप्शन आ गया, या कोई और चीज़ जिनको हम संख्या में व्यक्त नहीं कर सकते, तो ऐसे विषय को हम, या ऐसे विषय, ये सांख्यिकी की एक सीमा है कि ये सिर्फ न्यूमेरिकल विषयों का ही अध्ययन कर सकता है, अर्थात ऐसी समस्याओं का अध्ययन करेगा जिन्हें हम संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। दूसरा है स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली। एग्रीगेट्स मीन्स समूह, ये केवल समूहों का अध्ययन करता है, अर्थात अब एक आंकड़े का अध्ययन नहीं कर सकता ये। अब मैं लिख दूं कि संख्या कोई 50, कि एक बच्चे के जेब में 50 रुपये हैं, तो उसका अध्ययन नहीं कर सकते। अगर हम इसके बजाय ग्रुप्स में ले लेते हैं कि 10 बच्चों के पास जैसे कि एवरेज 50 रुपये हैं, तो उस हिसाब से हम सांख्यिकी का अध्ययन करते हैं ग्रुप्स में। तीसरा जो विषय है, होमोजेनिटी ऑफ डेटा एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट। आंकड़ों में एक रूपता या सजातीयता का होना आवश्यक शर्त है, अर्थात हम ऐसे आंकड़ों का ही अध्ययन कर सकते हैं जो समरूप हो, अर्थात एक दूसरे से अलग होने वाले डेटा को हम अध्ययन नहीं कर सकते। जैसे कि हम एक समस्या को लेते हैं, या तो हमने जैसे चावल के जैसे राइस का डाटा लिया है कितने प्रतिशत है, और हमने उसका अध्ययन अगर मशीनों से करना है तो ये संभव नहीं है। हम लोग एक ही टाइप के विषय का अध्ययन सांख्यिकी में कर सकते हैं जब हमने लेना हो कोई विषय। इसी तरह से results are true only on an average। परिणाम केवल औसतन सत्य ही होते हैं। हम लोग ये माने कि सांख्यिकी से परिणाम बिल्कुल 100% शुद्ध आते हैं, तो ये बोलने का मतलब ये भी ट्रू नहीं है, ये गलत है। जैसे कि हमने मान लिया, जैसे एक एग्जांपल दिया कि एक राम ने मान लो कि 60% अंक 10th में प्राप्त किए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि राम ने सब विषयों में 60% अंक ही प्राप्त किए हों। हो सकता है कि वो किसी विषय में 40 हो सकता है, किसी में 80 भी हो सकता है, लेकिन हमने जो अनुमान लगाया है कि उसने 60% ही प्राप्त किए हैं, तो हमेशा ये सच नहीं होता। एवरेज के हिसाब से देखा जाए तो ठीक है, लेकिन एक्चुअल में प्रॉब्लम कुछ, रिजल्ट कोई और भी हो सकता है। नेक्स्ट है कि विदाउट रेफरेंस रिजल्ट्स में प्रूव टू बी रॉन्ग। बिना संदर्भ के निष्कर्ष गलत हो सकते हैं। सपोज कि एक कंपनी है, दो कंपनियां हैं, एक ए कंपनी दूसरी बी कंपनी। एक कंपनी ने पहले वर्ष या पिछले 3 सालों की ले लेते हैं हम लोग, तो ए कंपनी ने 100 करोड़ से वृद्धि की, दूसरे वर्ष में 200 करोड़, तीसरे वर्ष में 300 करोड़। और बी कंपनी है, उसने
पहले वर्ष 300, दूसरे वर्ष 200 और तीसरे वर्ष में 100। तो हमने ये निष्कर्ष निकाला कि एवरेज जो आ रही है वो 200 आ रही है, और हमें लगा कि ये कंपनी तो दोनों एक जैसी है, दोनों में सेम वृद्धि हो रही है। लेकिन ये हमारा निष्कर्ष गलत भी हो सकता है, ये गलत है, क्योंकि एक कंपनी ने वृद्धि की है और दूसरी कंपनी ने उस वृद्धि को कम किया है, अर्थात उसको लॉस हो रहा है। अगला 6th पॉइंट है, कैन बी यूज्ड बाय एक्सपर्ट्स। सांख्यिकी केवल विशेषज्ञों द्वारा प्रयोग किया जाना चाहिए। अगर विशेषज्ञ प्रयोग करते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो ये सांख्यिकी के संदर्भ में ये बात भी कही जाती है कि ये गीली मिट्टी के समान है, इससे चाहो तो राक्षस बना लो या तो भगवान की मूर्ति भी बना लो। अर्थात इससे देवता और दानव, अर्थात निष्कर्ष जो ठीक हो सकते थे वो गलत भी हो सकते हैं। सांख्यिकी इस ढंग से काम करता है। 7वां है, प्रोन टू मिसयूज, दुरुपयोग संभव। अब सांख्यिकी का दुरुपयोग हो सकता है। कई बार हम लोगों ने यह देखते हैं कि सांख्यिकी के माध्यम से कई बार आंकड़ों का दुरुपयोग करते हैं या गलत निष्कर्ष निकाल देते हैं या गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। इस आधार पर सांख्यिकी का मिसयूज होता है। तो इतना अभी ख़त्म होता है। इसके बाद अब सांख्यिकी के क्षेत्र के अध्ययन के बाद हम सांख्यिकी के महत्व का अध्ययन करेंगे। तो महत्व का मतलब होता है कि इसका क्या रोल है या कहाँ इसका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, हमारे लिए क्या बेनिफिट्स हैं इसके। तो सांख्यिकी के महत्व को दर्शाते हुए प्रोफेसर टिपेट ने कहा था कि एक दिन ऐसा हो सकता है कि अर्थशास्त्र के जो विषय हैं, विश्वविद्यालय हैं, भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र की तरह सांख्यिकी की प्रयोगशालाओं में या सांख्यिकी की प्रयोगशाला ना बन जाए। अर्थात हमें उनके इस थॉट से हमें ये पता चल रहा है कि सांख्यिकी का बहुत ज़्यादा महत्व है। आंकड़ों के आधार पर ही हम सांख्यिकी के महत्व का पता लगा सकते हैं। तो पहला जो इसका महत्व है वो है क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, अर्थात आर्थिक समस्याओं की परिमाणात्मक अभिव्यक्ति। हम किसी भी आर्थिक समस्या को आंकड़ों के माध्यम से उसके परिणाम को व्यक्त कर सकते हैं। ये पॉसिबल है जब हम आंकड़े सांख्यिकी के द्वारा इकट्ठे किए जाते हैं, चाहे बेरोजगारी संबंधी आंकड़े हो, चाहे गरीबी संबंधी आंकड़े हो, चाहे राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़े हो। कोई भी एग्जाम्पल हम लोग ले लेंगे तो सांख्यिकी के माध्यम से ही हम उसके परिणाम में पहुंच सकते हैं। दूसरा है इसका महत्व इंटरसेक्टर एंड इंटर टाइम कंपैरिजन। तो अंतर क्षेत्रीय और
अंतर समय तुलनाएं बोलने का मतलब ये है कि एक क्षेत्र की तुलना दूसरे क्षेत्र के साथ, एक समय की तुलना दूसरे समय के साथ, ये हम आंकड़ों के माध्यम से कर सकते हैं। क्षेत्र कोई भी हो सकता है, जिला स्तर पर, गांव स्तर पर, या प्रदेश स्तर पर, अगर राष्ट्र स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। जैसे कि एक देश की आय की तुलना दूसरे देश से करते हैं हम लोग, इसी तरह से एक प्रदेश की आय की तुलना दूसरे प्रदेश की आय से करते हैं। इसी तरह से हम जैसे पिछले वर्ष की तुलना अगले वर्ष से या किसी और वर्ष से, तो इनको हम अंतर क्षेत्रीय या अंतर समय तुलनाएं कहते हैं। तीसरा है वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स। वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कारण परिणाम संबंध ज्ञात करना। कारण परिणाम संबंध ज्ञात करने से हमारा अभिप्राय ये है कि हम लोग किस घटना का क्या कारण है और उसका क्या परिणाम हो सकता है, तो ये हमें सांख्यिकी के द्वारा पता चलता है। कि जैसे अब कीमतें बढ़ गई तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इसी तरह से जैसे सपोज कि मौसम खराब हो गया एकदम से, आज जैसे गर्मी है और एकदम से ठंड पड़ जाए, तो उसका कीमतों पर या वस्तु की खरीदारी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स, ये कारण परिणाम संबंध को हम लोग आंकड़ों के द्वारा दिखाते हैं, और आंकड़े हमें ये बताते हैं कि इस घटना का या इस घटना से ये हुआ है, इसका परिणाम ये होगा। कारण परिणाम संबंध को ये बताता है। चौथा, कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज और इकोनॉमिक मॉडल्स। हम लोगों ने जो भी इकोनॉमिक्स के जो सिद्धांत हैं या मॉडल्स हैं, उनका निर्माण आंकड़ों के आधार पर करते हैं। चाहे हम लोग मांग का सिद्धांत ले लें, चाहे हम पूर्ति का सिद्धांत ले लें, या उत्पादन का सिद्धांत, या और भी सिद्धांत हैं अर्थशास्त्र के, तो उनको या उनको बनाने में सांख्यिकी का अहम रोल है। कि कीमतें कम होगी तो वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या मौसम में परिवर्तन होगा तो कीमतों वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मांग के नियम को जब हमने बनाना होता है या बनाइए, तो इसका मेन कारण सांख्यिकी भी है। सांख्यिकी के आंकड़ों के माध्यम से ही हम मॉडलों और सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। इसी तरह से पांचवा है इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। इकोनॉमिक फोरकास्टिंग का मतलब है आर्थिक भविष्यवाणी। जैसे कि हम लोग सपोज हम बात करेंगे कि जनसंख्या आज इतने प्रतिशत की दर से बढ़ रही है, तो हमने भविष्य में ये अनुमान लगा लिया कि जैसे 2030 तक हम वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन जाएंगे। या इसी तरह से सेम कि जैसे हमारी आजकल जीडीपी की ग्रोथ चली है, उस आधार पर हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं कि भविष्य में हम वर्ल्ड की कौन सी इकोनॉमी बन जाएंगे, फर्स्ट सेकंड जो भी हम लोग बन सकते हैं। तो ये आर्थिक भविष्यवाणी आंकड़ों के आधार पर की जाती है कि हमने या हम क्या कर सकते हैं या हम क्या बन सकते हैं, हमारे देश की क्या स्थिति होगी। तो ये सारी की सारी स्थितियाँ आर्थिक भविष्यवाणी आंकड़ों के आधार पर होती हैं, अर्थात सांख्यिकी के आधार पर।
सिक्स्थ है फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, नीतियों का निर्माण। नीतियों का निर्माण से हमारा अभिप्राय है कि कोई भी सरकारें जब आंकड़े प्राप्त करती हैं, चाहे गरीबी से संबंधित या बेरोजगारी से संबंधित, और उन समस्याओं को सुलझाने के लिए सरकार जैसे गरीबी को कम करने के लिए या बेरोजगारी को कम करने के लिए किसी न किसी आर्थिक नीति का निर्माण करती है। इस नीति का निर्माण सांख्यिकी के माध्यम से हो पाता है। यदि आंकड़े ना होते तो कैसे ये सारी की सारे सरकारें नीतियों का निर्माण कर पाते। सातवां है आर्थिक संतुलन। तो आर्थिक संतुलन से अभिप्राय यह है कि अर्थव्यवस्था में जैसे ना तो मंदी की स्थिति हो ना तेजी की स्थिति हो, तो ये सारी स्थितियां हम लोग आंकड़ों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करके और फिर आर्थिक संतुलन स्थापित करने की कोशिश करते हैं। तो आज हमने सांख्यिकी के महत्व को जान लिया है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू प्रश्न ये बनता है कि सांख्यिकी का क्या महत्व है, तो हम पहला प्रश्न ये है। इसी तरह से दूसरा प्रश्न जो बहुत ही ज़रूरी है, हर बार एग्ज़ाम में आता है लगभग, कि सांख्यिकी की सीमाएं क्या है, ये भी बहुत ज़रूरी प्रश्न है। फिर जो प्रश्न है कि सांख्यिकी की विषय वस्तु क्या है, और इसी तरह से कि सांख्यिकी विज्ञान है अथवा कला। कंबाइंड में हम ये भी बोल सकते हैं, जो तीन विषय मैंने पहले आपको पढ़ाए, कि सांख्यिकी का क्या क्षेत्र है। तो इसी के साथ आज मेरा विषय यहीं समाप्त होता है। आप लोगों ने ढंग से इन प्रश्नों को पढ़ लेना है।